नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां विपक्ष खुद अपने ही जाल में उलझता नजर आ रहा है। एक तरफ पप्पू यादव के विवादित बयान पर साफ और सख्त रुख न अपनाने की चुप्पी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी का लगातार हमलावर अंदाज जो मुद्दों से ज्यादा आरोपों तक सीमित दिखाई देता है, विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। ऊपर से तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने यह संकेत दे दिया कि अंदर खाने कुछ नया पक रहा है, लेकिन जमीन पर मजबूती के बिना ये कोशिशें कहीं सियासी भ्रम ही ना बन जाए। क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पप्पू यादव के बयान पर सियासी बवाल, महिलाओं के अपमान पर भड़की बीजेपी, विपक्ष की चुप्पी पर उठे सवाल। आरोपों की राजनीति में घिरे तेजस्वी यादव, एनडीए पर हमले तेज, बड़े दावों से फंसा विपक्ष। तेज प्रताप यादव की नई सियासी तलाश, प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू। खबरों में सबसे पहले बात बिहार के पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा राजनीति में किए गए बयान की। उनका कहना है 90% महिलाओं को नेताओं के बेडरूम से होकर गुजरना पड़ता है। इस बयान पर बिहार भाजपा की महिला नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक मैथिली ठाकुर, संगीता कुमारी और एमएलसी अनामिका सिंह ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने बेहद कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है, अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा, पप्पू यादव द्वारा इस्तेमाल किया गया अमर्यादित शब्द उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। मेरा खून तो खौल रहा है, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शब्दों की मर्यादा रखना बखूबी जानते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी सदन की सदस्य है। क्या वो अपनी बेटी के किसी भी प्रोफेशन में जाने पर यही भाषा बोलेंगे? उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए श्रेयसी सिंह ने पूछा, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा, मैं तेजस्वी से भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव के साथ खड़े हैं? क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? भारत की एक महिला होने के नाते इसकी निंदा करती हूं मैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी इस मामले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। विपक्ष की चुप्पी, खासकर राहुल, प्रियंका और तेजस्वी यादव की, सभी को खल रही है, बीजेपी में खासकर। विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, हर महिला अपनी मेहनत और टैलेंट से अपनी पहचान बनाती है। उनका कहना है, पप्पू यादव ने पूरे समाज और इस पेशे को अपमानित किया। जिस व्यक्ति के घर की महिलाएं खुद राजनीति में एक्टिव हो, वहां से ऐसी टिप्पणी आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गंदी और ओछी सोच का परिणाम है। एमएलसी अनामिका सिंह और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने प्रियंका गांधी के पुराने नारों की याद दिलाई। उनका कहना है, जो प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करती है, वो आज इस अपमानजनक टिप्पणी पर शांत क्यों है? वैसे तो तरह तरह के बयानों पर इनका प्रतिक्रिया सामने आ जाता है। उन्होंने इसे राजनीति में महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा हमला बताया और कांग्रेस नेतृत्व से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। गौरतलब है कि पप्पू यादव ने हाल ही में दावा किया था कि बिना नेताओं के कमरे यानी कि बेड में जाए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती। इस बयान के बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। हालांकि पप्पू यादव अपने बयान पर कायम हैं और उन्होंने नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंकने तक की बात कही। पप्पू यादव के इस आपत्तिजनक बयान से बिहार से लेकर कई जगहों पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और साथ ही विपक्ष की इस मामले में चुप्पी से यह मुद्दा और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी सरासर हमलावर है और पप्पू यादव के इस अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल से अब उन पर बड़ी गाज गिरने वाली है। उन्हें जवाब देने का समय दिया गया है। अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। इस मामले ने विपक्ष की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। देखिए, तेजस्वी यादव एक बार फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां तेजस्वी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता की भलाई के बारे में कुछ सोच विचार कर मजबूत भूमिका निभाएंगे, वहीं वो सिर्फ आरोपों और बयानों की राजनीति में उलझे पड़े। एक बार फिर कई बड़े दावे तेजस्वी की ओर से किए गए और दूसरी तरफ
सरकार को जमकर घेरा गया है। आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और उस पर बड़े पैमाने पर वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्य सरकार एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जिसे उन्होंने व्यापक वित्तीय संकट बताया। उन्होंने कहा कि फंड की भारी कमी का सामना करते हुए सरकार ने हाल ही में फंड निकालने और खर्च पर नियंत्रण के संबंध में दूसरा पत्र जारी किया है। उन्होंने एनडीए प्रशासन पर चुनाव से पहले की योजनाओं के लिए खजाने को लूटने का आरोप लगाया, जिसके चलते सामाजिक पेंशन, छात्रों के क्रेडिट और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधर में लटक गया है। ये सभी आरोप तेजस्वी ने लगाए हैं। अपनी सीटें बचाने के लिए डरे हुए भूंजा गैंग में जो भ्रष्ट, रिटायर्ड और समझौतावादी उच्च अधिकारियों और एजेंसियों से भयभीत हैं, बेसुध हैं, निष्क्रिय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस लचर सरकार से चुनाव से पहले के आखिरी 30 दिनों में 41,000 करोड़ रुपए बंटवा दिए। इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए अब शायद ही कोई फंड बचा है। तेजस्वी ने कई तरह के आरोप लगाए। अब महीनों से एनडीए सरकार के पास बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन देने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने, छात्रों की छात्रवृत्ति देने और यहां तक कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए भी कोई फंड नहीं बचा, क्योंकि भ्रष्टाचार ने खजाने को खाली कर दिया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। यादव ने आगे दावा किया कि राज्य अब उधार के फंड पर चलने को मजबूर है। उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज तथा प्रतिदिन होने वाला ब्याज के भुगतान का मुद्दा उठाया। आरजेडी नेतृत्व द्वारा प्रस्तावित नया बिहार रूपरेखा का दावा है कि ये केवल फंड की कमी का मामला नहीं, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का मामला है। प्रणालियों, तंत्र और साजिशों पर टिकी ये जुगाड़ वाली सरकार अब ब्याज पर लिए गए उधार के पैसे यानी कि कर्ज पर चल रही है। सभी आरोप तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए हैं। ये भ्रष्ट सरकार केवल ब्याज के भुगतान पर प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। कई तरीके की बातें तेजस्वी ने कही हैं। उनका कहना है कि स्थिति ऐसी है कि एनडीए सरकार ने बिहार पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर्ज लाद दिया है। उनका कहना है उन्होंने CAG यानी कि नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का कोई उचित उपयोग रिकॉर्ड है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। कई तरीके के आरोप तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन इन आरोपों से अब तेजस्वी पर ही सवाल उठना शुरू हो गए। CAG की रिपोर्ट से पता चला है कि डबल इंजन वाली सरकार 90,000 करोड़ रुपए के खर्च के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने में नाकाम रही, ऐसा तेजस्वी का कहना। इसका मतलब है पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन क्या वो एनडीए नेताओं और अधिकारियों की जेबों में गया या एनडीए के सिंडिकेट में बढ़ गया? किस मद के तहत इस पैसे की लूट हुई, इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, एनडीए सरकार को भ्रष्ट और दिशाहीन बताते हुए यादव ने आरोप लगाया कि उसके शासन में बिहार का विकास पूरी तरह रुक गया। तेजस्वी का सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम ही वो है। लेकिन जिस तरह सिर्फ हमलावर होकर अपनी राजनीति को तेजस्वी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सवालों के घेरे। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। जनता को काम चाहिए। अगर सिर्फ हमलों की राजनीति तक तेजस्वी सीमित रहे, इसी तरीके के आरोपों की राजनीति में जुटे रहे, तो ये आगे चलकर उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बात करें अगली खबर की, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 2025 के चुनाव के पहले आरजेडी से अलग कर दिया गया था। आरजेडी से बाहर निकालने जाने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई अपनी, जनशक्ति जनता दल का गठन किया। कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा। तेज प्रताप खुद भी महुआ विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए। अभी विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है आने वाले, लेकिन उससे पहले आगे की राजनीति के लिए वो विकल्प की तलाश में। और इसी कड़ी में राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और तेज प्रताप की मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई, जहां जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के लिए अनुभव के तौर पर देखते हैं और आगे चलकर इसके बड़े फायदे वो उठा सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि तेज प्रताप और प्रशांत किशोर के मिलने के क्या मायने हैं और क्या दोनों मिलकर बिहार की राजनीति को अलग मोड़ पर ला सकते हैं? दोनों मिलकर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश करेंगे?
कई राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को कई मायनों से देख रहे हैं। आगे की राजनीति के लिए दोनों की ये मुलाकात कई अहम मानी जा रही है, लेकिन 2025 के चुनाव में दोनों की पार्टी 0/0 रही। देखने वाली बात यह होगी ये मुलाकात के आगे चलकर क्या खास मायने सामने आते हैं और ये बिहार की राजनीति में कौन सी नई उथल पुथल मचाता है। आखिर में साफ दिख रहा है कि बिहार की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव विपक्ष पर है। पप्पू यादव के बयान पर चुप्पी हो या तेजस्वी की लगातार आरोपों वाली राजनीति, दोनों ही चीजें जनता के बीच सवाल खड़े कर रही है। तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात से भले ही नई चर्चा शुरू हुई हो, लेकिन असली चुनौती जमीन पर भरोसा जीतने की है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजियों में उलझा रहता है या सच में लोगों के मुद्दे पर काम करके खुद को मजबूत करता है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।